नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने नवोदय विषय के बारे में आपको जानकारी दिया था कि हमारी टीम के द्वारा आप लोगों को नवोदय विषय के अध्ययन और नवोदय विषय में प्रवेश के लिए कोचिंग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम आज उस क्लास की शुरुआत का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हरितालिका का तीजा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और गणेश चतुर्थी की भी आपकी शुभकामनाएं। आपका परिवार और आप सदैव खुश रहें, अच्छे से रहें, इसी कामना के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व पर हम नवोदय से भी प्रारंभ कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नवोदय के सिलेक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो हमारी टीम ने पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखा, परखा और उसके आधार पे ये निकाला कि नवोदय में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहले मानसिक योग्यता का प्रश्न, दूसरा अंकगणित का प्रश्न, तीसरा हिंदी का प्रश्न। मानसिक योग्यता के टोटल 40 प्रश्न होते हैं और गणित के 20 प्रश्न होते हैं और हिंदी विषय के 20 प्रश्न होते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम सरल से कठिन की ओर आपकी ओर जाएंगे, तो हमने उसके लिए सबसे पहले हमने हिंदी विषय को चुना, फिर उस विषय पर अध्ययन किया गया, हमारी टीम के द्वारा उसका अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद ये पाया कि हिंदी विषय में मुख्यतः किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हिंदी विषय में अनुच्छेद आता है, एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रश्न रहते हैं। उसी पैराग्राफ अनुच्छेद के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हमको उस 5 प्रश्नों को हल करना रहता है। हमको पैराग्राफ को पढ़ना होता है और उसके आधार पे सारे प्रश्नों को हल करना रहता है। लेकिन उसमें प्रायः 3 प्रश्न पैराग्राफ से संबंधित रहते हैं और चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न जो हमारे व्याकरण से संबंधित रहते हैं। जो व्याकरण उसमें किस प्रकार के व्याकरण आते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि उसमें अधिकतर या तो संज्ञा के प्रश्न रहेंगे, या सर्वनाम के प्रश्न रहेंगे, या विशेषण के प्रश्न रहेंगे, या समानार्थी, इसी को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, और विलोम या विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो हमने पूरे 5 वर्षों में ये अध्ययन किया और पाया कि इस प्रकार के उन प्रश्नों में इनका समावेश रहता है। इसके अलावा उसमें एक प्रश्न और आता है, 1-2 प्रश्न और आते हैं, जो जैसे कि एक प्रश्न आता है कि इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक प्रश्न और बनता है कि इस अनुच्छेद का सार क्या है, तो हम उसमें भी चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न कितने प्रकार से बन सकते हैं। उसमें तो आता है सिर्फ 5 प्रश्न का, लेकिन हम हर अनुच्छेद में आपसे कम 5 से 7, 8, 9, 10 प्रश्न जितने बन सकेंगे हम उन प्रश्नों को बनाने का कोशिश करेंगे। हाँ, आज हम हिंदी विषय में शुरुआत करते हैं। सरल होता है हिंदी विषय। हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो हमको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले जो अनुच्छेद दिया रहता है, अनुच्छेद में को बहुत गंभीरता के साथ पढ़ना है और उसके अर्थ को निकालना है। अनुच्छेद को पढ़ने के पहले हम उसमें जो ग्रामर का पोजीशन है, व्याकरण का पोजीशन है, हम उनको पहले अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, फिर विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, फिर समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे, फिर विलोम या विपरीत अर्थ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले आज शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। नवोदय में पूरे संज्ञा के प्रकारों के बारे में बताया गया है, लेकिन हमने अध्ययन करने के बाद पाया कि उसमें सिर्फ 4 प्रकार के संज्ञा है, उसके बारे में प्रश्नों के बारे में पूछा जाता है। तो हम उन्हीं 4 प्रकार के संज्ञा के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अब अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होता है और संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है किसी व्यक्ति का नाम, पशु पक्षी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण, भाव आदि सभी के नामों को संज्ञा कहते हैं। एकदम इसको सरल रहता है। संज्ञा को हम शुरू से पढ़ते हैं, संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पशु पक्षी का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है। जैसे व्यक्ति का नाम रोहन, राम, श्याम,
भरत, ये जितने भी नाम होते हैं सब संज्ञा कहलाते हैं। वैसे ही पशु पक्षी का नाम कोयल, कौवा, तोता, मयूर, ये सारे पशु पक्षियों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। वस्तु का नाम जैसे देखेंगे डस्टर, चौक, कुर्सी, टेबल, मेज, ये सारा वस्तुओं का नाम, ये सारा चीज संज्ञा कहलाता है। स्थान रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, ये सारे स्थानों के नाम, चाहे गांव का भी नाम हो सकता है, गांव का नाम जैसे अपन ले सकते हैं कोड़ेगांव आदि, कई भी जो भी नाम है गांव के नाम, वो सारे संज्ञा कहलाते हैं। गुण और भाव, गुण भी किसी का गुण अच्छा है, बुरा है, ये सब गुण कहलाता है, ये भी संज्ञा कहलाते हैं। भाव, हंसना, रोना, ये भाव है तो ये भी संज्ञा कहलाता है। तो जैसे हम उदाहरण के से समझते हैं, रोहन अंकित दोनों दोस्त हैं, रोहन एक नाम है, अंकित भी एक नाम है, तो ये दोनों संज्ञा कहलाएंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, कोयल गाती है, कोयल एक पक्षी का नाम, मतलब ये भी है, कोयल जो है वो संज्ञा कहलाएगा, रोहन संज्ञा कहलाएगा, अंकित संज्ञा कहलाएगा। मेज पर गिलास रखा है, मेज एक वस्तु का नाम है, एक सामान का नाम है, तो मेज भी संज्ञा कहलाएगा। गिलास भी एक सामान का नाम है, वो भी एक गिलास भी एक संज्ञा, ये भी संज्ञा कहलाएगा, ये भी वस्तु का नाम है। वैसी एक और उदाहरण देखते हैं, रायपुर शहर बहुत बड़ा है, रायपुर बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ पर रायपुर भी एक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है, और शहर भी संज्ञा कहलाएगा। इस प्रकार किसी भी स्थान, वस्तु, पशु पक्षियों के नाम आदि सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। हमको नवोदय में हमको संज्ञा में सिर्फ 4 प्रकार की संज्ञाओं को पढ़ना है। पहला, अपन नवोदय के पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को देखा हमारी टीम ने, उसके बारे में स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ये पाया कि संज्ञा में मुख्यतः नवोदय की क्लास के लिए 4 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, वो कभी कभी आता है, फिर भी हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार नवोदय की तैयारी के लिए हमें इस मुख्यतः जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में हमको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी इन्हीं से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, जो प्रश्न अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है। प्रश्न उसमें किस प्रकार से आते हैं और मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और इस संज्ञाओं के बारे में पूरी जानकारी अपना ले लेते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हम पढ़ेंगे सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष की जाति या वर्ग के बारे में बताता है। जातिवाचक संज्ञा में किसी के बाद किसी भी चीज के वर्ग, जाति के बारे में बताता है, जाति के बारे में बताता है। अब अपन को समझना है कि ये जाति क्या होता है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, लड़की पुस्तक पढ़ती है, पढ़ रही है। यहां पर देखेंगे लड़की पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक तो क्या हो गया, संज्ञा तो है, लेकिन लड़की यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? एक लड़की के बारे में नहीं बता रहा है, ये पूरे लड़कियों के समूह के बारे में बता रहा है कि लड़की पुस्तक पढ़ रही है, मतलब वो कोई भी हो सकता है।
जैसे गीता पुस्तक पढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर लड़की पुस्तक पढ़ रही है, मतलब ये गीता भी पढ़ रही होगी, सीता भी पढ़ रही होगी, ऐसे कई कोई भी पढ़ रही होगी, तो यहाँ पर लड़की क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। लड़की यहाँ पर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। यह आदमी अमीर है। यहाँ पर देखेंगे यह आदमी अमीर है, यहाँ पर किसी एक आदमी के बारे में नहीं बता रहा, वह आदमी जात के बारे में बता रहा है। आदमी एक जात होती है, औरत एक जात होती है, एक विशेष वर्ग होता है, उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सा होगा? आदमी होगा। ठीक है, क्लियर है? जातिवाचक संज्ञा के बाद हम आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्पेशली हमको ध्यान देना है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, किसी स्थान विशेष का नाम होगा, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर एक महान सम्राट था। अकबर एक महान सम्राट था। यहाँ पर अकबर एक नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, एक किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रायपुर अच्छा शहर है। रायपुर एक अच्छा शहर है, तो रायपुर जो है एक स्थान का विशेष नाम बता रहा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और वैसी ताजमहल बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर ताजमहल जो है एक विशेष स्थान का बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, इसको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। वैसे ही अब्दुल हमीद एक जांबाज सैनिक था। जांबाज सैनिक था, यहाँ पर नाम है अब्दुल हमीद, ये अब्दुल हमीद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्पेशली अपन को ध्यान देना है कि किसी विशेष नाम को ध्यान देना है, नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद अगला पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा से स्पष्ट होता है कि किसी भावनाओं को अपन बात कर रहे हैं। भाववाचक संज्ञा में जनरली क्या होता है कि भावनाओं को लेके बात किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, छात्रों में वह सबसे होनहार था, सबसे ज्यादा होनहार था। यहाँ पर देखेंगे छात्रों में वह सबसे ज्यादा होनहार था। छात्र एक नहीं है, बहुत सारे छात्र हैं, उन छात्रों में कोई एक पर्सन अच्छा होनहार था, एक उसका भाव बता दें कि वो कैसा था, होनहार था। और उदाहरण देख लेते हैं, शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की। शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की, तो शिक्षक यहाँ पर क्या हो गया, संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ उसकी प्रशंसा की, प्रशंसा एक भाव है, अपन प्रशंसा मतलब तारीफ करना, ये उसका भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा, प्रशंसा होगा। भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा, प्रशंसा होगा। और इसी प्रकार ईमानदारी सफलता की कुंजी है। ईमानदारी सफलता की कुंजी है। यहाँ पर भी अपन देखते हैं ईमानदारी सफलता की कुंजी। इसमें क्या भाव आ रहा है, इसमें एक भाव आ रहा है ईमानदारी का। ईमानदारी मतलब अच्छा आदमी जो ईमानदारी के साथ काम करे, अच्छे ढंग से काम करे, उसे क्या बोलते हैं, ईमानदारी। ईमानदारी एक भाव और एक भाव को दर्शाता है, तो ईमानदारी क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा।
ठीक, हम अगले बढ़ते हैं समूहवाचक संख्या में। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं चौथा संख्या कौन सा हो गया, समूहवाचक संख्या। समूहवाचक है, समूह का अर्थ ही समझ में आ जाता है कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप को ही इसको अंग्रेजी में ग्रुप बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं उसको समूह कहते हैं। तो समूह में क्या क्या हो सकता है, समूह में जैसे टीम मैच जीत गई, टीम मैच जीत गई। तो यहाँ पर जो शब्द है टीम, ये एक व्यक्ति से टीम नहीं बनता, कई लोगों से, 2 व्यक्ति से टीम, 3 व्यक्ति से टीम, 12 व्यक्ति से टीम, 24 व्यक्ति से एक टीम बनती है। तो एक टीम क्या हो जाता है, समूह कहलाता है। तो एक टीम क्या कहलाएगी, समूहवाचक संख्या कहलाएगी। वैसी यह लकड़ी का गट्ठा है, यह लकड़ी का गट्ठा है। यहाँ पर लकड़ी एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर गट्ठा मतलब एक लकड़ी नहीं है, बहुत सारी लकड़ियां। तो बहुत सारी लकड़ी मिलकर एक समूह बना रही है, तो वो गट्ठा भी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। यह चाबियों का एक गुच्छा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, यह चाबियों का गुच्छा है। चाबियों का गुच्छा है, ये गुच्छा मतलब बहुत सारी चाबियां, यानी एक समूह है ना। गुच्छा क्या कह रहा है, चाबियों का एक समूह है, तो ये गुच्छा क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार इस संज्ञा के 4 प्रकार होते हैं, चारों रूपों को हमने अच्छे से समझा। अगर इसमें कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर ये संज्ञा के समाप्ति के उपरांत हम अगले पार्ट में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, उसके अगले पार्ट में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज संज्ञा के बारे में हमने आपको बहुत विस्तार से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, और आप लोगों से आग्रह है कि मेरा लगातार नवोदय का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे लाइक जरूर करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद। एक बार फिर गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार सदा खुश रहे, सकुशल रहे। धन्यवाद दोस्तों।